माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं। हम आज वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो पे शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ जो है सबसे पहले बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? 3 कारणों का वर्णन करना है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। आइए देखते हैं। बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो अपने पतन के कगार पर था। ये सब पॉइंट वाइज आप लिख देना, पहले लिख लेना कि क्यों किस लिए पनपा था, तो निम्नांकित कारण है इसके, उसके बाद पॉइंट वाइज। स्लाव बाल्कन के जातीय समूह की उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी हिंसा करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। तो सबसे तो इम्पोर्टेंट यही कारण कि ये जो राज्य है एक दूसरे से क्या करते थे, भारी हिंसा करते थे, उनमें हिंसा की भावना थी, ज्वेलसी की भावना थी, और सभी लोग क्या करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। नेक्स्ट है, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इन सभी कारणों से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव जो है पनपा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। महामंदी का क्या कारण था? तो 1929 ईस्वी में समस्त संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा। ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी देखने में नहीं आया था। यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुआ और देखते ही देखते यह 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। ठीक है, तो 1929 ईस्वी में क्या हुआ, समस्त भारत को संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा था और ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी देखने को नहीं आया था। यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुआ और देखते ही देखते ये 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। तो अब इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ। 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार ना रहा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में न थे। जब तैयार माल का कोई खरीदार ना रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए और हज़ारों मजदूर क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट, जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों की पैदावार का भी कोई खरीदार ना रहा। इस तरह किसानों के लाभ में भी कमी आ गई और किसान मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे वहाँ कोई 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया। तो ये सब क्या था, कारण था महामंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना है। खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? तो खादर का देखिए, गंगा के मैदान में नई जलोढ़ को खादर कहते हैं और गंगा के मैदान में पुरानी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता तथा नई जलोढ़ की परत जम जाती है। निरंतर जलोढ़ के जमने से
या निक्षेप चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यह अधिक उपजाऊ होती है, यह कम उपजाऊ होती है। यह बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है, यह बाढ़ के मैदान से अलग ऊंचा जो है भूखंड है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं की 4 हानियां लिखे। साथ ही साथ आप लोग लाभ भी याद कर लीजिएगा कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं की लाभ क्या है और हानियां क्या है, ये दोनों अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। यद्यपि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए किया जाता है, फिर भी इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिसके कारण ये परियोजनाएं विवादों के घेरे में आ गई है। ये पहलू निम्नांकित है। क्या है देखिए। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के कारण भारी पैमाने पर स्थानीय गरीब लोगों का विस्थापन होता है। स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए त्याग देना पड़ता है। सही बात है, उनको एक जगह से दूसरे जगह चला जाना पड़ता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। बड़े बांधों के निर्माण में भारी मात्रा में वनों का क्या होता है, वनों का क्षरण होता है, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों में वहां मौजूद वनस्पति और भूमि जल में डूब जाती है तथा कालांतर में अपघटित हो जाती है। किसी स्थिति में बांधों के टूट जाने से समीपवर्ती इलाका क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? कैसे उज्जवल है सौर ऊर्जा का भविष्य? तो भारत एक उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। तो नेक्स्ट है, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसीलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। सूर्य का प्रकाश क्या है, प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग भी सौर ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। वहाँ सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नवीकरणीय स्रोत है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल परिवहन सड़क परिवहन से सस्ता क्यों है? 3 कारण बताना है। तो क्यों सस्ता है? तो जल परिवहन में टायरों आदि की इतनी घिसाई नहीं होती जितनी सड़क पर चलने से होती है। सही बात है, सड़क पर जो चलता है टायर वगैरह का घिसाव होता है, बट जल में ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। जितने तेल, पेट्रोल या डीजल से सड़क पर जितनी दूरी पर जाया जा सकता है, पानी में उतने तेल से ही कहीं अधिक दूरी तक जाया जा सकता है, क्योंकि पानी नौका को स्वयं ऊपर उठाए रखता है। नेक्स्ट है, पानी पर चलने वाले वाहनों की दुर्घटना की भी कम संभावना होती है, जबकि सड़क पर चलने वाले वाहनों में दुर्घटना एक आम चीज़ है। सही बात है, अभी जैसे लोग ड्राइव कर रहे हैं और जिस तरीके से आप एक्सीडेंट के बारे में सुनते होंगे, डेली में कितने सारे लोगों की जान चली जाती है यही दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण, क्योंकि लोग जो है गाड़ियाँ मतलब उस तरीके से नहीं चलाते हैं जिस तरीके से उन्हें चलाना चाहिए, इतनी स्पीड में वो चलाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है। बट हमें पानी में जो चलता है बोट वगैरह, उसकी दुर्घटना कम ही मिलती है। कभी बाय चांस ऐसा हुआ, पलट गया,
तो हमें सुनने को मिलता है, अधिकांशतः हमें ये सुनने को कम मिलता है। इसीलिए जो है, और जो रीजंस है जिसके कारण जल परिवहन जो है सड़क परिवहन से सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? क्या लाभ है सत्ता की साझेदारी से, या क्यों ज़रूरी है? आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करके जाइएगा। सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता और सभी मिलजुल कर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संघीय व्यवस्था का वर्णन करें। संघीय व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। क्या है भारत की संघीय व्यवस्था? तो भारत की शासन व्यवस्था संघीय है। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 स्तर है, केंद्र तथा राज्य। हाल ही में इस व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा स्तर पंचायती राज तथा नगर पालिका को जोड़ा गया है। तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 स्तर क्या है? केंद्र तथा राज्य। और हाल में ही एक तीसरा स्तर को जोड़ा गया है, पंचायती राज तथा नगर पालिका। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विभिन्न स्तरों पर विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन निम्नांकित 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। कौन कौन सा सूची है? संघ सूची। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इनमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि शामिल है। नेक्स्ट है आपका राज्य सूची। इस सूची में जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है जिनके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि को शामिल किया गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं छिपी हुई है। यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है, उसी दिन उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ये लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारी से काम करती है और लोगों के हितों का ध्यान रखती है। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार तथा उनके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकता है। लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है। जब कोई भी सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है क्योंकि उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। अगली सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब वह अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है। बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती। यही चुनाव प्रक्रिया सरकार की वैधता पर मोहर लगाती है, जो केवल लोकतंत्र में ही क्या है, संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में आपको जो है भेद बताना है। तो खुली बेरोजगारी क्या है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता। इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे हुए होते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है।
इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है? तो वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीज़ों का आदान प्रदान चीज़ों से होता है और उसमें मुद्रा के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ऐसा करना कितना कठिन है यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है। पहले तो उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ तो जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ गेहूं बेचना चाहता है। इस प्रकार इस लेन देन में संयोगों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरे वह गेहूं बेचने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये आपको खोजना पड़ेगा उसमें। परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस मुद्रा से वो जहाँ से चाहे गेहूं खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा दोहरे सहयोग की समस्या पैदा नहीं होती और वह अपने आप में हल हो जाती है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा बेचना है और आपको चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप कपड़ा बेचे, वो आपको उसके बदले में चावल दे, तो आपको वैसा इंसान जो है खोजना पड़ेगा कि कोई इंसान जो है आप उसको कपड़ा बेचे तो वो आपको चावल दे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मुद्रा जो है इस समस्या को क्या करती है? दूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक प्रकार से अपना उत्पादन स्थापित करती है, उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। पहला, वे ऐसे स्थानों पर अपने उत्पादन केंद्र स्थापित करती है जो बाजार के बिल्कुल क्या होती है? निकट होती है। नेक्स्ट, वे ऐसे स्थानों को चुनती है जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के कारीगर और मजदूर आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट है, वे ऐसे स्थानों में अपने केंद्र स्थापित करेगी जहां उन्हें उत्पादन के अन्य साधन या कारक भी आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे अच्छी सड़कें, बिजली आदि। नेक्स्ट है, वे ऐसे स्थानों या राज्यों में अपने निर्माण केंद्र खोलेंगे जहां की स्थानीय सरकारें उनके हितों को ध्यान में रखने का आश्वासन देगी। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से मिलकर काम शुरू कर देती है ताकि उन्हें योग्य और तजुर्बेकार साथी मिल सके। नेक्स्ट है, कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है ताकि काम को बढ़ावा देने में आसानी हो। कई बार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी वस्तु के निर्माण में काम आने वाले विभिन्न कलपुर्जे स्थानीय औद्योगिक इकाइयों से तैयार करवा लेंगी और उन्हें जोड़कर मोटर कार आदि तैयार करने का काम स्वयं संभाल लेती है। तो इस प्रकार समय और परिस्थितियों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग ढंग अपनाकर अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित कर लेंगी यदि उनका लाभ कमाने का ध्येय पूरा हो जाए। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इसी प्रकार से हमारे देश में आती हैं और वो जो है अपना वर्चस्व स्थापित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में दिए गए उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या अधिकार है उनके पास 1986 के अनुसार। तो सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य आते हैं। चुनने का अधिकार, विभिन्न वस्तुओं को देख परख कर चुनाव करने का अधिकार जो है उपभोक्ता के पास है, उनको दिया गया है। सुनवाई का अधिकार, तो उपभोक्ता के हितों से जुड़े उपयुक्त संस्थाएं, संगठन उपभोक्ताओं की समस्याओं पर पूरा ध्यान दें। शिकायतें निपटाने का अधिकार, तो उपभोक्ताओं के शोषण व उनकी अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों को सही प्रकार से निपटाना। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इनमें उपभोक्ता हित से जुड़े प्रसंगों और वस्तुओं की जानकारी
सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि और सारा क्वेश्चन आप देख कर मत जाना, सारा क्वेश्चन देख करके जाइए। और ये जो क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख करके जाइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़िएगा एंड आंसर ज़रूर करके आइएगा, खाली छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम होने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।